नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारी जो द्वितीय अध्याय है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी की संरचना, उस अध्याय का एक टॉपिक है, एक बिंदु है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अनेकों बार इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है और इस अध्याय का के प्रमुख टॉपिक्स में से ये एक है। तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकी की संरचना में से जो टॉपिक है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है या ये सिद्धांत है वो किस चीज़ पे स्थित है। देखिए, सर्वप्रथम तो इस सिद्धांत के जनक या इसके प्रमुख विद्वान हैं, वो हैं W.S. थॉम्सन और F.W. नोटेस्टिन। मुख्यतः क्या है कि हमारी पुस्तक में या NCERT की पुस्तक में इस सिद्धांत के प्रमुख जनक या विद्वान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के द्वारा या फिर अन्य पुस्तकों में जब हम जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत को देखते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि इसके प्रमुख विद्वान या जनक थे थॉम्सन और नोटेस्टिन। अब देखिए विद्यार्थियों, जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी बातें कही हैं। तो जैसे समाजशास्त्र में जो माल्थस है, उन्होंने भी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। तो हम भी आज अभी इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्यतः ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत है, यह सिद्धांत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में प्रजनन व मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभव के आधार पर दिया गया है कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो जन्म दर है, जो मृत्यु दर है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। मतलब इन देशों में जन्म दर किस प्रकार चलती है, मृत्यु दर किस प्रकार चलती है, कब जन्म दर उच्च रहती है, कब जन्म दर निम्न रहती है, कब जन्म दर स्थिर रहती है। ये जो अनुभव इन समाजशास्त्रियों के और अर्थशास्त्रियों के रहे, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के अनुभवों के आधार पर ये जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया गया है। मुख्यतः यह सिद्धांत दर्शाता है कि समाज है वो ग्रामीण कृषक समाज से औद्योगिक व आधुनिक समाज की तरफ जब बढ़ता है, या जब हमारा समाज ग्रामीण समाज से आधुनिक समाज या औद्योगिक समाज की तरफ परिवर्तित होने लगता है, तो उसके साथ साथ जनसंख्या में जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। देखिए, इस सिद्धांत की मुख्य बात यही है कि समाज पिछड़े समाज से, अविकसित समाज से, ग्रामीण समाज से या फिर कृषक समाज से आगे बढ़ता हुआ, उसमें सामाजिक परिवर्तन होते हुए, उसमें उन्नति होते हुए, उसमें समृद्धि होते हुए धीरे धीरे वह औद्योगिक समाज की तरफ, आधुनिक समाज की तरफ, शिक्षित समाज की तरफ, नगरीकृत समाज की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसके साथ साथ जब समाज में ये सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, जब समाज पिछड़े समाज से धीरे धीरे विकसित समाज की ओर आगे बढ़ता रहता है, उस समय जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और विशेषतः जो समृद्धि का स्तर है वो जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से लेके आता है। किस प्रकार से किसी भी देश की समृद्धि का जो स्तर है वो उस समाज, उस देश के जनसंख्या से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और उस जनसंख्या में वो किस प्रकार से परिवर्तन करता है। तो यहाँ इस जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में इसी सिद्धांत के बारे में दर्शाया गया है। देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या वृद्धि है वो आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज जनसंख्या वृद्धि के निश्चित स्वरूपों से गुजरता है। देखिए, यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जो जनसंख्या में जब वृद्धि होने लगती है, तो जो बात हमने ऊपर समझा दी मैंने आपको कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास जिस जिस प्रकार से आगे बढ़ता है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि में उसी प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है, या जनसंख्या वृद्धि है वहाँ उसी प्रकार से
परिवर्तित होती रहती है। और प्रत्येक समाज है वो जनसंख्या वृद्धि के इन निश्चित स्वरूपों से गुजरता ही है, क्योंकि हर समाज है वो अविकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर या समाज की ओर आगे बढ़ता रहता है। और हर समाज में सामाजिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो जब ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किसी भी समाज में होते हैं और समाज अविकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित राष्ट्र या समाज की ओर जब गति करने लगता है, उसकी ओर जब अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, तो उस यात्रा में उस समाज में जनसंख्या वृद्धि के भी अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। वहाँ जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें देखी जाती है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग अवधारणाएं देखी जाती है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 चरण हैं। वैसे तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम यहाँ केवल 3 चरण ही पढ़ेंगे प्रमुखतः, लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत या डेमोग्राफी में इसके कहीं 4 चरण भी देखने को मिलेंगे, आपको कहीं इसके 5 चरण भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः जब हम चर्चा करते हैं तो इस सिद्धांत को प्रमुखतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की। देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको मूलतः इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है, और डिटेल में इस सिद्धांत को समझने के लिए और इस सिद्धांत के प्रमुख बातों को नोट डाउन करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैंने ऊपर यहाँ अलग अलग चरण के बारे में अलग अलग डिटेल से लिखा है। तो चलिए पहले प्रथम चरण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी समाज है, सर्वप्रथम वो क्या है? प्रथम चरण के अंतर्गत यह माना गया है कि कोई भी समाज है वो अल्प विकसित व तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। प्रथम चरण ये कहता है कि समाज अल्प विकसित व तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है, वो कृषि पर आधारित होता है, वो ग्रामीण समाज होता है। साथ ही साथ वहाँ अशिक्षा अधिक होती है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, समाज में गरीबी, भूखमरी, महामारी या अविकसित जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आप सबको पता ही है, ऐसी स्थितियां कैसे राष्ट्रों में या कैसे समाजों में उत्पन्न होती है? जो समाज अविकसित हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, ये समाज इथोपिया, सोमालिया, लाओस, ये ऐसे राष्ट्र हैं या ऐसे देश हैं जो अभी तक अविकसित हैं। और इन अविकसित देशों में वही बात है कि भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, ग्रामीण व कृषि पर आधारित समाज हैं, तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं, आधुनिकीकरण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। अब देखिए, जब ये चीज़ें इन देशों के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब ये समाज एक तरीके से अविकसित समाज है, अल्प विकसित समाज है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ समाज का जन्म व मृत्यु दर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अशिक्षा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, क्योंकि गरीबी है और ग्रामीण व कृषि समाज है, तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों का जो ध्यान है वो वहाँ की जन्म और मृत्यु दर दोनों पे ही नहीं होगा। अब जब समाज का ध्यान है वो जन्म और मृत्यु दर दोनों पे ही नहीं है, तो क्या होगा? दोनों पे नहीं होने की वजह से वहाँ जन्म दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर भी उच्च होगी, क्योंकि वो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भी कोई कार्य नहीं करेंगे और उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होगा, गरीबी होगी, भुखमरी होगी, महामारी होगी, तो वहाँ मरने वालों की संख्या भी अधिक होगी। कहने का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होंगी। अब जन्म और मृत्यु दर दोनों के मध्य, जब दोनों ही उच्च हैं तो दोनों के मध्य जो अंतर है वो अत्यंत निम्न रहता है। मतलब ज़्यादा कोई इनमें भेद या डिफरेंस नहीं होता। जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग अधिकांशतः मर रहे हैं। मतलब उस समाज में जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या बराबर सी ही रहती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर क्या होगी? यहाँ निम्न होगी।
ये बात पेन डाउन करने की है, नोट करने की है कि जनसंख्या संक्रमण के प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत या जनसंख्या संक्रमण के प्रथम चरण के तहत जब उस समाज का हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ जन्म व मृत्यु दर समान होगी, उनमें अंतर अत्यंत निम्न होगा, जिसकी वजह से शुद्ध वृद्धि दर है वो अत्यंत निम्न होगी। मतलब जनसंख्या वृद्धि वहाँ न के बराबर होगी, वहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जन्म व मृत्यु लेने वालों की संख्या बराबर बराबर है। ठीक है विद्यार्थियों, प्रथम चरण हमारे समझ में आया कि ये अविकसित देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत निम्न है, क्योंकि यहाँ जन्म व मृत्यु की दर भी अत्यंत उच्च है, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले भी अधिक हैं और मृत्यु होने वाले भी अधिक हैं, इसलिए दोनों के बीच में अंतर अत्यंत निम्न है। निम्न अंतर होने की वजह से यहाँ जो शुद्ध वृद्धि दर है जनसंख्या की वो भी निम्न है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। चलिए विद्यार्थियों, दूसरे चरण की बात करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चरण है। इसी चरण के आधार पर ही इस सिद्धांत का नाम जनसंख्या संक्रमण का या जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत रखा गया है। देखिए, हमने चर्चा की थी कि ये जो संक्रमण का सिद्धांत है ये यही बताता है कि कोई भी राष्ट्र है, कोई भी समाज है, वो अविकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित की अवस्था से गुजरता है। तो जब हमने प्रथम चरण की बात की, इसमें क्या था? अविकसित समाज था। अब समाज धीरे धीरे उन्नत हो जाएगा। समाज है वो पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में प्रवेश कर रहा होगा। समाज में औद्योगिकरण, नगरीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। समाज है वो धीरे धीरे शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, पोषण सेवाओं की ओर और तकनीकी के प्रसार की ओर आगे बढ़ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब समाज है वो अविकसित से विकासशील राष्ट्र की ओर या समाज की ओर बढ़ रहा है। अब लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया है। अब लोग धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। अब लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता आ गई है। अब लोगों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपना लिया है। नए नए उद्योग खुलने लग गए हैं, वहाँ लोग कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब लोग आधुनिकीकरण को अपना चुके हैं। अब समाज में अविश्वास या अंधविश्वास कम होते जा रहे हैं। समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से होता जा रहा है। तो किसी भी राष्ट्र में जब शिक्षा और स्वास्थ्य तकनीकी का या कह सकते हैं एक तरीके से वैज्ञानिक सोच का जब विकास होने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में जब परिवर्तन आएगा ही, और ये परिवर्तन सदैव उन्नत या उन्नति की ओर ही होगा। तो देखिए, जब समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सेवाओं का विस्तार हो चुका होता है तो स्वाभाविक सी बात है जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, जब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तो क्या होगा? समाज में मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। समाज में मृत्यु दर पर रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व पोषण के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। कहने का मतलब अब वहाँ मृत्यु मतलब मरने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लग जाती है, मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, परंतु प्रजनन दर पर नियंत्रण स्थापित करने में लंबा समय लगता है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो गया, अच्छी पोषण लोगों को प्राप्त होने लग गया, लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लग गए। इससे क्या हुआ? इससे जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो तो एकदम घटने लग गई, लेकिन अभी भी जो जन्म लेने वाले लोग हैं, जो जनसंख्या में जो प्रजनन दर है या जो जनसंख्या की जो जन्म दर है वो कम नहीं हो रही है। उसको कम होने में काफी समय लग जाता है। वो जब समाज एक तरीके से विकसित समाज के पूर्वार्ध अवस्था में होता है, जब कोई भी समाज विकसित समाज की पूर्वार्ध अवस्था में होता है तब जाके धीरे धीरे वहां प्रजनन दर पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में जन्म दर तो उच्च होगी लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाएगी। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या तो अधिक होगी और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या कम होगी। कहने का तात्पर्य, समाज में जन्म दर अत्यंत उच्च व मृत्यु दर कम होने के कारण जन्म व मृत्यु दर के बीच जो अंतर है वो अधिक रहता है।
अर्थात जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अत्यंत उच्च होगी। जो मैंने आपको बता दिया कि जन्म लेने वालों की दर तो मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है, मरने वालों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि देश में स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जिसके कारण क्या होगा, जन्म और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाएगा। और कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अत्यंत उच्च होगी, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या अत्यंत उच्च होगी। इसे ही जनसंख्या का संक्रमण काल कहा जाता है, और यही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडोनेशिया या दुनिया के जो विकासशील देश हैं अभी इसी चरण से गुजर रहे हैं, अभी जनसंख्या संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं, अभी वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये द्वितीय चरण आपको समझ में आया, और बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए हम तीसरे चरण की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि हमने जो पहली बात कही थी कि प्रथम चरण विकसित राष्ट्रों के लिए है, द्वितीय चरण विकासशील राष्ट्रों के लिए है, और जो तृतीय चरण है वो विकसित राष्ट्रों के लिए है। तो यहाँ क्या होगा, अब जो समाज है वो विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ गया है। अब वो विकसित राष्ट्र बनता जा रहा है, या वो विकसित राष्ट्र बन गया है, ऐसा कह सकते हैं कि वो विकासशील से अब विकसित राष्ट्रों की स्थिति में आ गया है। जब कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र विकसित हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा वहाँ, जब वो समाज विकसित होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ उच्च तकनीकी स्तर होगा, वहाँ साक्षरता व शिक्षा का उच्च स्तर होगा, वहाँ सुविकसित स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, वहाँ तकनीकी दृष्टि से वो समाज उन्नत होगा और विकसित होगा। वो समाज पूर्ण औद्योगिकरण, पूर्ण नगरीकरण, पूर्ण आधुनिकरण की अपनी प्रक्रिया को अपना चुका होगा, या वहाँ पूर्णतः औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकरण पाया जाएगा। साथ ही साथ जब समाज में शिक्षा ज़्यादा होगी, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, तो क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी। साथ ही साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से क्या होगा, श्रम का विशिष्टीकरण और श्रम का विभाजन भी होगा। अब लोग, कोई तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ विशेष कार्य कर रहा होगा। अब जब हर व्यक्ति किसी विशेष कार्य में से जुड़ा हुआ है, जब वहाँ उच्च तकनीकी स्तर है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है, हर व्यक्ति तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस अवस्था में व्यक्ति को समय कम मिलेगा। व्यक्ति स्वयं से कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य उसके अलग प्रकार के होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि उस समाज में एक तरीके से कैरियर ओरिएंटेड समाज होगा। प्रमुख जो प्रायिकता है वो वहाँ समाज में अपने करियर को लेके होगी, अपने जीवन को लेके होगी। कहने का तात्पर्य कि धीरे धीरे वहाँ विलंब विवाह की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे वहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर पूर्णतः नियंत्रण होता जाएगा। विलंब विवाह होंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होगी। विलंब विवाह होंगे तो संतान उत्पत्ति भी थोड़ी विलंब से होगी। फिर हर व्यक्ति जब कैरियर ओरिएंटेड हो गया, जब हर व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचने लग गया, तो अब वो अच्छा उसको अच्छा जीवन स्तर चाहिए, उसको अच्छी सुविधाएं चाहिए। जब उसे अच्छी सुविधाएं चाहिए, जब उसको अच्छा जीवन स्तर चाहिए, तो क्या होगा, जब अच्छी सुविधाएं, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने का जो प्रयास वो करेगा, तो वो क्या करेगा, अधिक मेहनत करेगा, अधिक कार्य करेगा, तो उसके पास समय कम होगा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। और समाज में क्या होगी, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, शिक्षित है, सभ्य है, तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, विकसित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, श्रम का विशिष्टीकरण हो गया है, हर व्यक्ति अपने करियर से के बारे में अधिक सोचता है। उससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर जनसंख्या वृद्धि के प्रति समझ उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, वहाँ के लोग जन्म के दर के ऊपर कंट्रोल
कर लेंगे, मतलब जो पैदा होने वाले लोगों की संख्या है उस पर वो कंट्रोल कर लेंगे। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति थी उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। और जब स्वाभाविक सी बात है विकसित समाज है तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा, लोगों को अच्छा पोषण मिलेगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से मृत्यु दर भी अत्यंत निम्न होगी। मतलब जन्म लेने वालों की संख्या भी यहाँ अत्यंत कम होगी और मरने वालों की संख्या भी अत्यंत कम होगी। तो क्या होगा, जन्म और मृत्यु दर दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी अत्यंत कम हो जाएगा, अत्यंत निम्न हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अत्यंत निम्न होगी। जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अत्यंत निम्न होगी। जैसे इसके उदाहरण अगर हम देखें तो सिंगापुर, हांगकांग और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो हमें इस तीसरे चरण के बारे में बताते हैं कि जहाँ वो समाज विकसित है जिसके कारण वहाँ जन्म दर भी अत्यंत निम्न है और मृत्यु दर भी अत्यंत निम्न है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम जो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम के द्वारा भी मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, तो अगर शॉर्ट तरीके से आप समझें तो इस डायग्राम को आप अपने नोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि प्रथम चरण में अविकसित समाज है, इस वजह से वहाँ जन्म मृत्यु दर अत्यंत उच्च है और इसी का कारण है कि जनसंख्या वृद्धि निम्न है, क्योंकि वहाँ जन्म लेने वालों की संख्या भी ऊंची है और मरने वालों की संख्या भी ऊंची है, इसलिए वहाँ जनसंख्या वृद्धि न के बराबर है। दूसरे चरण में क्या होगा, अविकसित समाज विकासशील समाज बन जाएगा, वहाँ जन्म दर उच्च होगी लेकिन मृत्यु दर निम्न होगी। जन्म लेने वालों की संख्या अभी तो बढ़ती जा रही है लेकिन मरने वालों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता जा रहा है, जिसके कारण से जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या संक्रमण की अवधि या जनसंख्या संक्रमण का काल उत्पन्न होता है और जनसंख्या की वृद्धि है वो उच्च होती है। तीसरे चरण में समाज अविकसित से विकासशील और विकासशील से तीसरे चरण में विकसित समाज की ओर बढ़ जाता है। जन्म व मृत्यु दर अत्यंत निम्न हो जाती है, जन्म दर और मृत्यु दर अत्यंत निम्न हो जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि अत्यंत निम्न हो जाती है। निम्न हो गई तो यहाँ क्या होगा, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी दोनों ही निम्न रहेंगे। इसी को जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहा गया है। आशा करता हूँ कि आप इस जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के बारे में ठीक से समझे होंगे या आपने ठीक से इसको समझ लिया होगा, ताकि अब कोई भी प्रश्न इसके संबंधित पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। देखिए मुख्यतः इससे इस टॉपिक से रिलेटिव एक या दो टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि ये जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है, और कौन से, जैसे छोटे क्वेश्चन बनाने चाहें तो हम इसमें छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से चरण में जनसंख्या वृद्धि है वो अत्यंत निम्न हो जाती है। तो वैसे तो दोनों चरण में ही, प्रथम और तृतीय चरण दोनों में ही जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत प्रथम और तृतीय चरण दोनों में ही जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न होती है। लेकिन कई बार पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कौन से चरण में जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण का काल उसे कहा जाता है। तो जो द्वितीय चरण है विकासशील देशों वाला, उस समय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अत्यंत उच्च होती है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है और इसी को संक्रमण काल भी कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आज आप इस टॉपिक से लाभान्वित हुए होंगे। अब अगले अध्याय में हम नया टॉपिक या नए बिंदुओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।